तो बच्चों, अभी हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाया। उसी क्रम में आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा बच्चों, परीक्षा में भी पूछी जाती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, E बराबर F/Q0। तो बच्चों, हम आपको बताएं, फिर से बता रहे हैं हम आपको कि जब हम कभी वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो आप स्वयं समझ लीजिएगा कि कोई वैद्युत क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ कोई आवेश होगा। बिना किसी आवेश के कभी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है बच्चों। हम हमेशा इसकी बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, मगर ये जो है वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश के द्वारा ही पैदा होता है। ठीक बच्चों, तो आप स्वयं अपने आप समझिएगा। दोबारा बता रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है बच्चों, उस बल को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप कहोगे सर बल कैसे लगा? वैद्युत क्षेत्र में तो हम आपको बता दें कि बल इस धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश द्वारा लगता है, पर इस बल को हम इस आवेश के द्वारा ना बताकर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बताते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी तो इसी आवेश द्वारा पैदा हुआ है। समझ में आई बच्चों? तो इस बल को हम इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बताते हैं। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल होता है जो किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F/Q0। सदिश रूप इसका आप देख रहे हैं, E वेक्टर बराबर F/Q0। जो पहले बता चुके हैं कि किसी सूत्र को हम सदिश रूप में बदलते हैं तो जो राशियां सदिश होती हैं उन पर हम वेक्टर लगा देते हैं। इसका मात्रक बच्चों न्यूटन बटे कूलाम होता है। इसकी विमा mL/T-3A-1 होती है। तो सर ये सभी बातें बच्चों, ये सही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। उसी क्रम में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम बताएं आपको कि कोई आवेश है और उस आवेश के द्वारा, कोई आवेश है, उस आवेश के द्वारा उससे किसी दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे बच्चों ये कोई आवेश है, ठीक है, आप जानते हैं इसके पास वैद्युत क्षेत्र तो होता ही है। तो ये आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उस वैद्युत क्षेत्र का इस आवेश से कुछ दूरी पर, यानी r दूरी पर यहाँ मुझे इस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हम आपको बता दें, जब आप वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा आवेश के पास होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। तो ये इस आवेश द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, वो उस वैद्युत क्षेत्र को मुझे इस आवेश से r दूरी पर यहाँ मुझे ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, ये मेरा उद्देश्य है बच्चों, और इसके लिए मैं आपको सूत्र निकाल के बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो देखिएगा आप, देखिएगा, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q है, ठीक है। हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, देख रहे हैं आप, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q है, हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए आप पढ़िए, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q है, हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर अन्य कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बच्चों हमें जब किसी आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर हम एक
धन परीक्षण आवेश यानी बहुत ही सूक्ष्म आवेश मान लेते हैं। यह एक काल्पनिक आवेश है। इसका इस सूत्र में कोई प्रयोग नहीं है, पर बिना इसके हम अपने बिंदु आवेश यानी Q का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जिस जगह पर मुझे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु पर मैं एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करता हूँ। ठीक बच्चों, अब सुनिएगा, जब धन परीक्षण आवेश Q0 हमने इस बिंदु पर मान लिया, तो ये बिंदु आवेश Q है, इस धन परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगाएगा। ठीक बच्चों, देखिए, तो बिंदु आवेश Q द्वारा धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के इंटू QQ0/r²। ठीक बच्चों, मतलब इस आवेश द्वारा इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक बच्चों, अब मुझे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा आप, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, ये अभी बताया सूत्र। तो F आपने ऊपर ज्ञात कर लिया है, दिख रहा है आपको, 1/4πε0 के इंटू QQ0/r²। तो इस F की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। देखो, E बराबर 1/4πε0 के इंटू QQ0/r² पूरे के बटे में Q0 से Q0 कट जाता है। तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ये आपका किसी बिंदु आवेश द्वारा किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र निकल के आ गया। E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। आप देख रहे हैं, आपने धन परीक्षण जो लिया था उसका इस सूत्र में कोई कहीं प्रयोग नहीं है, केवल उसकी सहायता से हम इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एक काल्पनिक आवेश है, इसका यहाँ कोई यूज नहीं है। ठीक, बस केवल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इसका यूज होता है। निर्वात या वायु के लिए बच्चों K बराबर 1 होता है, तो हम K की जगह 1 रख देंगे, तो आपका सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। आपको ये सूत्र जरूर याद करना है। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अच्छा, हम आगे चलते हैं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के बहुत पास रखे होते हैं, तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बच्चों फिर से बता दें, दो आवेश हैं, दोनों के मान बराबर हैं, परिमाण का मतलब मान। जैसे दोनों का आवेश 5 कूलम है मान तो, और परंतु एक आवेश प्लस का है, एक आवेश माइनस का है, और दोनों ही आवेश एक दूसरे के बहुत पास रखे हुए हैं बच्चों, बहुत पास। तब हम इस व्यवस्था को हम बच्चों कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं HCl का अणु, NaBr का अणु, H2O का अणु, NH3 का अणु, ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। क्यों हैं ये? क्योंकि HCl में H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है, और ये H और Cl एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। एंगस्ट्रॉम की दूरी, लगभग इनके बीच में जो दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। तब हम इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में पहले ही बताया जा चुका है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, मतलब दो आवेश होंगे, दोनों के मान बराबर होंगे, उनकी प्रकृति विपरीत होगी, तो इस व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl में H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है, और बहुत पास रखे होते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ऐसे NaBr है, ऐसे H2O को हम H और HOH कहते हैं, HOH। NH3 है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है बच्चों। ठीक, आगे हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, एक आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, ये आप चित्र में देख सकते हैं। माइनस का आवेश है Q, ये प्लस का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2L है।
बच्चों यहाँ पर जो दूरी 2L ली जाती है, इसका भी एक रीज़न ये है, चाहते तो हम L भी ले सकते हैं और ले भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर 2L लेने से मतलब ये है कि द्विध्रुव की जो प्रत्येक घटना को हम जब ज्ञात करते हैं तो उसके मध्य बिंदु से ज्ञात करते हैं। आप सोच रहे होंगे प्रत्येक घटना मतलब, आपको हम बता दें कि द्विध्रुव है, ये आवेश तो है ही दोनों, माइनस का प्लस का, यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा इनके पास में, वैद्युत विभव भी होगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसके द्वारा जो भी वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा या इसके द्वारा जो भी वैद्युत विभव पैदा होगा, उस हर घटना को हम इसके मध्य बिंदु से ज्ञात करते हैं, ना कि किसी एक विशेष आवेश से। क्योंकि हम किसी एक विशेष आवेश से उस घटना को ज्ञात करेंगे तो उसका एक आवेश का प्रभाव अलग होगा, दूसरे का प्रभाव कुछ और होगा, दोनों आवेशों का प्रभाव उस किसी एक विशेष बिंदु पर अलग अलग होगा। ठीक बच्चों, इसलिए हम इस वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा कोई भी जो घटना होती है वैद्युत विभव वाली या वैद्युत क्षेत्र वाली, तो वो इसके मध्य बिंदु से ज्ञात करते हैं। ठीक, इसलिए हम ये दूरी 2L लेते हैं, जिससे कि हम ये दूरी को L और L में बांट सकें। L ले लेते तो हमारी L/2 बांटनी पड़ती, जो हमारी आगे की कैलकुलेशन में थोड़ी असुविधाजनक होती। इसलिए हम इस दूरी को 2L लेते हैं, जिससे कि आधी दूरी L और आधी दूरी L। ठीक बच्चों, तो आप सूत्र देख रहे होंगे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, P = Q × 2L, अर्थात P = 2QL। ठीक बच्चों, इससे आगे देखिए, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसका मात्रक कूलम × मीटर होता है, इसकी विमा ATL होती है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम कल बात करेंगे आपसे।